हेलो फ्रेंड्स, ईयरली करंट अफेयर की इस सीरीज़ में आज हम लोग देखने वाले हैं आईपीसी। ठीक है, आईपीसी, सीआरपीसी और भारतीय साक्ष्य अधिनियम में सुधार के साथ साथ हम लोग और भी सारे टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। लास्ट टॉपिक में हमने वक्फ संशोधन बिल को विधेयक को देखा था, वहाँ तक कर लिया था। फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूँगी, ये करंट अफेयर्स जो है आज के टाइम में जो भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम होते हैं, चाहे वो सेंट्रल हो चाहे वो स्टेट लेवल के हो, जैसे कि बीपीएससी, आरआरबी या फिर एसएससी, बीपीएससी, टीआरई 4, ये सारे जो भी एग्ज़ाम हैं सारे में ये करंट अफेयर्स बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं। इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें। और हाँ, वीडियो अच्छी लगे तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक हमारा आईपीसी, सीआरपीसी और भारतीय साक्ष्य अधिनियम में सुधार। इसके कुछ पॉइंट्स को देखेंगे। गृह मंत्रालय ने 2020 में आपराधिक कानून की 3 संहिताओं की समीक्षा के लिए राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय NLU दिल्ली के पूर्व कुलपति प्रोफेसर रणबीर सिंह की अध्यक्षता में एक समिति गठित की थी। भारतीय न्याय संहिता BNS 2023, भारतीय राष्ट्रीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 1 जुलाई 2024 से लागू किया गया। यह क्रमशः भारतीय दंड संहिता IPC 1860, दंड प्रक्रिया संहिता CRPC 1973 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 का स्थान लेंगे। मतलब ये सारे टर्म को चेंज किया गया। भारतीय न्याय संहिता BNS 2023 देख लेते हैं। भारतीय दंड संहिता का मसौदा 1834 में थॉमस बेबिंगटन मैकाले की अध्यक्षता वाले प्रथम विधि आयोग द्वारा तैयार किया गया था। यह संहिता जनवरी 1860 में लागू हुई थी। आईपीसी 1860 में 23 अध्यायों, 511 धाराएं थी, जिनमें BNS 2023 में 20 अध्यायों और 358 धाराओं में समायोजित किया जाएगा। यहाँ पर कुछ देख लेते हैं विषय और उससे रिलेटेड आईपीसी और जो अब बदल के हो गया है BNS। पहले हत्या के लिए धारा थी धारा 300 और अब BNS हो गई है धारा 101। हत्या के लिए सजा की धारा थी 302, जो अब BNS में हो गई है धारा 103। विषय हत्या के लिए आजीवन कारावास की सजा, उसके लिए धारा थी धारा 303 और BNS में वो हो गई अब धारा 104। इसी तरह के कुछ और भी टॉपिक हैं, आप चाहे तो देख सकते हैं। यहाँ पे जो प्रावधान जोड़े गए हैं उनको देख लेते हैं। नए प्रावधानों को जोड़ना। धारा 48, भारत में अपराध के लिए भारत के बाहर से उकसाना। धारा 69, छल पूर्ण तरीके आदि का उपयोग करके यौन संबंध बनाना। धारा 95, किसी बच्चे को अपराध करने के लिए काम पर रखना या उसे शामिल करना। धारा 111, संगठित अपराध और धारा 112, छोटा मोटा संगठित अपराध। नए प्रावधान क्या क्या है वो देखेंगे। नए प्रावधान को शामिल करना। धारा 86, घोषित व्यक्ति की संपत्ति की पहचान और कुर्की से रिलेटेड है। धारा 105, ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से तलाशी और जब्ती की रिकॉर्डिंग। धारा 107 में है संपत्ति की कुर्की, जब्ती या वापसी। नेक्स्ट है हमारा धारा 172, पुलिस के वैध निर्देशों का पालन करने के लिए बाध्य व्यक्ति। धारा 336 में देखेंगे कुछ मामलों में लोक सेवकों, विशेषज्ञों, पुलिस अधिकारियों का साक्ष्य। धारा 356, घोषित अपराधी की अनुपस्थिति में जांच, परीक्षण या निर्णय। धारा 398, गवाह संरक्षण योजना। धारा 472, मृत्युदंड के मामलों में दायर याचिका या फिर दया याचिका। धारा 530, इलेक्ट्रॉनिक मोड में परीक्षण और कार्यवाही की जाएगी। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023।
इस नए अधिनियम में 170 धाराएं हैं, जबकि पहले भारतीय साक्ष्य अधिनियम में 166 धाराएं थीं। यह किसी भी न्यायालय में या उसके समक्ष सभी न्यायिक कार्यवाहियों पर लागू होता है, जिसमें सैन्य न्यायालय भी शामिल है, लेकिन किसी न्यायालय या अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत हलफनामे या मध्यस्थ के समक्ष कार्यवाही पर लागू नहीं होता। इसके कुछ प्रमुख प्रावधान देख लेते हैं। प्रमुख प्रावधान, पहला है इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड के लिए एक नई धारा 68 जोड़ी गई है। इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड को साक्ष्य के रूप में स्वीकार करने की अनुमति देता है, जिससे उन्हें पारंपरिक दस्तावेजी साक्ष्य के बराबर कानूनी वैधता प्राप्त होती है। द्वितीयक साक्ष्य, इसमें निम्नलिखित को शामिल करने के लिए विस्तार किया गया है, जैसे कि यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा मूल से बनाई गई प्रतिलिपियां, दस्तावेजों के समकक्षों से बनाई गई प्रतिलिपियां, इसे देखने वाले गवाह द्वारा प्रदान किए गए दस्तावेज की सामग्री के मौखिक विवरण। कुछ यहाँ पे नोट दिए हुए, दस्तावेज की सटीक परिभाषा में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड भी शामिल है। डीएनए साक्ष्य की स्वीकार्यता के लिए विशेष प्रावधान दिए गए हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है फ्रेंड्स, रुद्रम मिसाइल, रुद्रम 1 जो कि मिसाइल है, उसके बारे में देख लेते हैं। हाल ही में भारत ने अपनी पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम 1 क्या है, एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम 1 का सफल परीक्षण किया, जिसे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने भारतीय वायुसेना के लिए विकसित किया है। इसकी मुख्य विशेषताएं हैं, यह भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल है। कौन सी मिसाइल, रुद्रम मिसाइल, रुद्रम 1, जिसे हवा के से सतह पर मार करने के लिए विकसित किया गया है। इनमें इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम INS GPS नेविगेशन और अंतिम हमले के लिए एक निष्क्रिय होमिंग हेड की सुविधा है, जिससे यह विकिरण उत्सर्जित करने वाले लक्ष्यों पर सटीकता से प्रहार कर सकता है। मिसाइल को 500 मीटर से लेकर 15 किलोमीटर तक की अलग अलग ऊंचाई से प्रक्षेपित किया जा सकता है। तो ये था हमारा रुद्रम 1 मिसाइल। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा समान नागरिक संहिता UCC। प्रधानमंत्री ने 78 स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अपने भाषण में कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने समान नागरिक संहिता के मुद्दे पर बार बार विचार किया है। उन्होंने यह भी कहा कि हमारे देश को धर्म के आधार पर विभाजित करने वाले तथा भेदभाव को बढ़ावा देने वाले कानूनों का आधुनिक समाज में कोई स्थान नहीं है। इसलिए मैं जोर देकर कहता हूँ कि देश के लिए धर्मनिरपेक्ष नागरिक संहिता की मांग करने का समय आ गया है। UCC के बारे में भी कुछ देख लेते हैं। समान नागरिक संहिता का अर्थ है भारत में रहने वाले प्रत्येक नागरिक के लिए समान नागरिक संहिता या समान कानून, चाहे वह किसी भी धर्म या जाति का हो। इससे रिलेटेड और भी पॉइंट्स हम देखेंगे। समान नागरिक संहिता विवाह, तलाक, विरासत, गोद लेने और उत्तराधिकार से संबंधित सभी धार्मिक समुदायों के मामलों पर लागू होती है। इसे राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों के अनुच्छेद 44 के तहत रखा गया है। गोवा पुर्तगाली नागरिक संहिता 1867 के रूप में, लेकिन स्वतंत्रता से पहले समान नागरिक संहिता का पालन करने वाला पहला राज्य है। उत्तराखंड स्वतंत्रता के बाद समान नागरिक संहिता को अपनाने वाला देश का पहला राज्य है। समान नागरिक संहिता समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। उत्तराखंड के लिए समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति रजना प्रकाश देसाई के नेतृत्व में 5 सदस्यीय समिति का गठन किया गया था। शाह बानो मामले 1985 एवं सायरा बानो मामला 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने समान नागरिक संहिता का समर्थन किया था। BN राव समिति ने एक संहिताबद्ध हिंदू कानून की सिफारिश की थी। भारत में धर्म आधारित व्यक्तिगत कानून है, कुछ उसको देखेंगे। हिंदू व्यक्तिगत कानून, हिंदू विवाह अधिनियम 1955,
हिंदू उत्तराधिकार नियम 1956, हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण पोषण अधिनियम 1956, हिंदू शब्द में सिख, बौद्ध और जैन भी शामिल हैं, ऐसा इस कानून में बताया गया है। नेक्स्ट है मुस्लिम व्यक्तिगत कानून। व्यक्तिगत कानून शरीयता अधिनियम 1937। नेक्स्ट है पारसी व्यक्तिगत कानून, पारसी विवाह और तलाक अधिनियम 1936। ईसाई व्यक्तिगत कानून, ईसाई विवाह अधिनियम 1872। फ्रेंड्स, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एक राष्ट्र एक चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन, जो इस साल काफ़ी चर्चा में रहा है। लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री ने कहा, मैं राजनीतिक दलों और देश के संविधानों को समझने वालों से आग्रह करता हूं कि वे भारत की प्रगति के लिए एक राष्ट्र एक चुनाव के सपने को साकार करने के लिए आगे आएं। बार बार चुनाव देश में गतिरोध पैदा करते हैं। आज हर योजना और पहल ऐसा लगता है कि यह चुनाव चक्र से प्रभावित है और हर गतिविधि राजनीतिक विचारों से रंगी हुई है। इसमें आगे कहा गया है, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक राष्ट्र एक चुनाव पर गठित उच्च स्तरीय समिति ने अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंपी है। समिति के मुख्य सिफारिशें देख लेते हैं। पहला है, पैनल ने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराने की सिफारिश की है। स्थानीय निकाय चुनाव भी 100 दिनों के भीतर होने चाहिए। इसके लिए अनुच्छेद 324A लागू किया जाएगा। सदन में बहुमत न होने या अविश्वास प्रस्ताव आने की स्थिति में नई लोकसभा के गठन के लिए नए चुनाव कराए जा सकते हैं। नई लोकसभा पिछली लोकसभा के कार्यकाल के बचे हुए समय तक ही काम करेगी। जब राज्य विधानसभाओं के लिए चुनाव होते हैं तो नवनिर्वाचित विधानसभा लोकसभा के पूर्ण कार्यकाल के अंत तक अस्तित्व में रहेगी, जब तक इसे पहले भंग न कर दिया जाए। नेक्स्ट टॉपिक है इसी में, इस व्यवस्था को लागू करने के लिए अनुच्छेद 83 और अनुच्छेद 172 जो संसद के सदनों और राज्य विधानसभाओं के कार्यकाल से संबंधित है, उसमें संशोधन करने की आवश्यकता है। नेक्स्ट है, चुनाव आयोग राज्य प्राधिकारियों के परामर्श से एक समान मतदाता सूची और मतदाता पहचान पत्र तैयार कर सकता है। संविधान संशोधनों को कम से कम आधे राज्यों द्वारा अनुसमर्थन के साथ पारित किया जाना आवश्यक होगा। वन नेशन वन इलेक्शन को लागू करने के लिए आवश्यक परिवर्तन क्या क्या है उसे देख लेते हैं। सबसे पहला है अनुच्छेद 83, जिसमें की है संसद के सदनों की अवधि। अनुच्छेद 85 में है राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा का विघटन। अनुच्छेद 172 में है राज्य विधानसभाओं की अवधि। अनुच्छेद 174 में है राज्य विधानसभाओं का विघटन। अनुच्छेद 356 में है संवैधानिक आपात स्थितियां। और लास्ट, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के प्रावधान, ये सब जो है लागू करने के लिए इसमें परिवर्तन करने होंगे। विधि आयोग की 170वीं और 255वीं रिपोर्ट वन नेशन वन इलेक्शन के पक्ष में है। समिति के अन्य सदस्य सुभाष कश्यप, अधिवक्ता हरीश साल्वे, अमित शाह, गुलाम नबी आजाद, NK सिंह, संजय कोठारी और अधीर रंजन चौधरी जुड़ने से इनकार कर दिया था। फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। ये वीडियो उम्मीद है आप लोगों को हेल्पफुल लगी होगी, अच्छी लगी होगी। तो फ्रेंड्स, अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।